स्वागत दोस्तों, के साथ सामने होते हैं। चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की लगने वाली है दोस्तों। बताएंगे एक दो नहीं बल्कि 52 से 67 सीटों का हो रहा है भाजपा का नुकसान, और ये बीजेपी के सर्वे में ही बड़ी बात सामने आ रही है। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट। वहीं पर अब समाजवादी पार्टी ने इंडिया गठबंधन की रैली करनी शुरू कर दी है दोस्तों। बताएंगे बदायूं के अंदर किस तरीके का उमड़ा है जनसैलाब और गोली चलानी पड़ी, इस बात को लेकर कौन जिक्र करते हुए अमित शाह को बचाने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। एक बड़े अधिकारी के द्वारा बड़ी टिप्पणी की गई है। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों तक, सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि अब समय आ चुका है उत्तर प्रदेश के अंदर परिवर्तन करने का, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखा जाएगा दोस्तों। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोग तक लगातार आगे भी इस तरीके से पहुंचती रहे दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बीजेपी के सर्वे में उत्तर प्रदेश के अंदर 52 से 67 सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। और एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि उत्तर प्रदेश के अंदर लोग केवल चुनाव का इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव हो और वोट डालने का मौका मिले और ईवीएम में सही से वोट पड़ जाए तो बीजेपी को सत्ता से उखाड़कर बाहर का रास्ता दिखा देंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर एक दो नहीं बल्कि 35% विधायकों के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर चल रही है दोस्तों। यानी 35% विधायकों के टिकट काटने के लिए जनता बोल रही है, यानी विधायकों को लेकर नाराजगी दिखा रही है दोस्तों। और टिकट काटने के बाद जो दूसरे व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा तो उसके जीतने की भी गारंटी काफी कम है। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो 35% विधायकों को तो हराने के लिए जनता तुल्ली पड़ी है, तो इसका मतलब बीजेपी अपने 1/3 विधायकों को तो बचा ही नहीं सकती दोस्तों। और बाकी जो 2/3 वाले लोग हैं उसमें अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दमदार उम्मीदवार उतार दे तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता की दहलीज से इतने नीचे आ जाएगी दोस्तों की सत्ता की दहलीज पर चढ़ने का सपना उसका टूट जाएगा और 2012 वाली स्थिति में आ जाएगी बीजेपी दोस्तों, जो दहाई के आंकड़े में निपट जाएगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को लेकर ये एक बड़ा दावा सामने आया है दोस्तों। और कहीं ना कहीं इस सर्वे ने उत्तर प्रदेश के अंदर अभी हाल फिलहाल में 2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ के वाराणसी के अंदर हुई रैली और पूरी तरीके से चारों तरफ कुर्सियों के खाली रहने को लेकर जो संकेत दिए थे उस पर मोहर मार दी है दोस्तों। कहने का मतलब उत्तर प्रदेश बीजेपी के हाथ से निकलता जा रहा है और भाजपा के सहयोगी चाहे सुभाषपा हो या फिर निषाद पार्टी हो, दोनों के दोनों पलटी मारने के फिराक में है। तो कहने का मतलब अब सहयोगियों को भी पता चल चुका है कि बीजेपी के हाथ से सत्ता जा रही है दोस्तों। धीरे धीरे करके अपना दल एस और आरएलडी पार्टी भी बीजेपी से पलटी मारती दिखाई देगी। तो कहने का मतलब आने वाले दिनों के अंदर बीजेपी की चुनौती काफी ज्यादा बढ़ने वाली है दोस्तों। और ये इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि समाजवादी पार्टी ने बीते दिन बदायूं के अंदर एक रैली करी दोस्तों। और ये रैली इतनी बड़ी हो गई कि लोग ही लोग नजर आए और ऐसा लग रहा था कि मानो अब चुनावी रैली शुरू हो चुकी है, यानी 1 साल का टाइम बचा हुआ है। इसके बावजूद अखिलेश यादव ने सड़कों पर क्रांति जैसा माहौल बना दिया दोस्तों। बदायूं में उमड़ा जनसैलाब, महाजनसैलाब, ये बताता है कि अब नई सोच की नई कलम से इतिहास रचा जाएगा। हमारे सभी बड़े हमें जो समाजवादी सिद्धांत सिखाकर गए हैं, हम उन्हें सामाजिक न्याय का राज लाने के लिए संकल्प तक लेकर जाएंगे और हर भेदभाव को मिटाएंगे, हर पीड़ित, दुखी और अपमानित को बराबर मौका दिलवाएंगे और सबकी तरक्की और खुशहाली के रास्ते बनाकर अपने प्यार भरे देश को सौहार्द की बुनियाद पर बंधु राष्ट्र बनाएंगे। ऐसे में सबको एकजुट करेंगे, आपस में बंधुत्व को बढ़ाएंगे और ये सारी चीजें अखिलेश यादव ऐलान कर रहे हैं दोस्तों। कहने का मतलब दोनों खबरों को अगर आप जोड़कर देखेंगे, एक और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर चल रहा है और दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने रैली करके प्रचंड भीड़ जुटा दी है दोस्तों। जैसे आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का माहौल किस ओर आगे बढ़ रहा है। जब 1 साल पहले इस तरीके का माहौल है तो सोचिए जब 6-7-8 महीने के बाद अब चुनाव होंगे तब किस तरीके का माहौल समाजवादी पार्टी बनाकर रख देगी। अगर आप भी मानते हैं कि एसआईआर का अगर प्रभाव ना पड़े तो उत्तर प्रदेश के अंदर सत्ता विरोधी लहर एक बड़ी तूफान बनकर उभरेगी और ये तूफान ऐसा उमड़ेगा जिसमें बीजेपी से लेकर बड़े बड़े लोग निपटते हुए नजर आएंगे। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दिल्ली में सीजेपी के संसद चलो मार्च में हुई हिंसा को रोकने के लिए पुलिस कार्रवाई के बचाव में दिल्ली पुलिस के महासंघ के लोग सामने आए हैं दोस्तों। महासंघ की ओर से पूर्व एसीपी केपी कुकरेती ने कहा कि अगर पुलिस नहीं रोकती तो प्रदर्शनकारी संसद में घुस जाते, जो कि और भी खराब स्थिति हो सकती थी, गोली चलानी पड़ती और ये कानून में है। जंतर मंतर से संसद मार्च के दौरान 20 जुलाई को उपद्रवियों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस और आरएएफ की कार्रवाई को लेकर दिल्ली पुलिस महासंघ की ओर से पूर्व एसीपी केपी कुकरेती ने कहा कि बहुत ही विकट परिस्थिति में अगर पुलिस अफसर की जान को खतरा है, अगर वास्तव जोखिम है तो कोई भी एक्शन वाजिब होगा और वह मौका भी लेगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये जो हमले किए गए छात्रों के ऊपर, इस हमले को एकदम जायज बता रहे हैं पुलिस महासंघ से जुड़े हुए, दिल्ली पुलिस महासंघ से जुड़े हुए व्यक्ति। तो इससे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं अमित शाह को बचाने के लिए तमाम अलग अलग संस्थानों को आगे किया जा रहा है दोस्तों। यहाँ तक कि सीआरपीएफ के लोगों से भी बयान दिलवाया गया। तो कहने का मतलब घूम फिर कर बात अगर आप देखेंगे तो यह है कि जंतर मंतर से संसद तक हुए मार्च के दौरान जो पुलिस की हिंसा हुई है, उस पुलिस हिंसा को बचाने
दबाने की कोशिश इसलिए की जा रही है क्योंकि अमित शाह पर सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि राहुल गांधी से लेकर पूरे विपक्ष ने अमित शाह के इस्तीफे की मांग और जवाबदेही को लेकर हंगामा खड़ा करना शुरू कर दिया है। कहने का मतलब यह है दोस्तों की पूरी कोशिश की जा रही है कि अमित शाह पर कोई सवाल ना खड़ा किया जाए। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिख के बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आई है दोस्तों। बिहार के देवेश कुमार ने एमएलसी के पद से इस्तीफा दे दिया। माना जा रहा है कि देवेश कुमार की जगह उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को एमएलसी बनाया जा सकता है। देवेश कुमार का कार्यकाल मार्च 2027 को खत्म हो रहा है दोस्तों, और अचानक से बीजेपी के एमएलसी देवेश कुमार विधान परिषद पहुंचे। इसके बाद वो सीधे विधान परिषद सभापति के कमरे में गए, तभी ये तय हो गया था कि देवेश कुमार विधान परिषद की सीट से इस्तीफा देने जा रहे हैं। अभी किसी भी सदन के सदस्य नहीं है दीपक प्रकाश। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार सरकार में दीपक प्रकाश मंत्री तो हैं, लेकिन अभी तक उनको सदन की जिम्मेदारी नहीं मिली है, यानी सदन के अंदर उनको 6 महीने के अंदर मेंबर होना पड़ता है, लेकिन वो मेंबर नहीं है और कभी भी उनका पोस्ट उनसे छीना जा सकता है। इसीलिए एमएलसी तो बनना जरूरी है, इसीलिए एमएलसी देवेश कुमार का इस्तीफा करवाया गया है और दीपक प्रकाश एमएलसी बन सकते हैं। ऐसे में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई होने वाली थी, और क्योंकि दीपक प्रकाश बिना एमएलसी के मंत्री के पोस्ट पर बने हुए थे दोस्तों, तो इनके इस्तीफे की जानकारी जल्द सामने आने वाली थी। या तो कोर्ट से इस्तीफा होता है इनका, या फिर इनको खुद से नियम कानून कायदे मानते हुए इस्तीफा देना चाहिए था। हालांकि मामले को टाल रहे थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा, तो उम्मीद है कि जल्द इनको पोस्ट से हटाएगा, क्योंकि इनका 6 महीने पूरा हो चुका है। पहले नीतीश सरकार में मंत्री के पोस्ट पर इन्होंने शपथ लिया दोस्तों, 20 नवंबर 2025 को इनको मंत्री बनाया गया। इसके बाद सरकार के इस्तीफे के बाद 7 मई 2026 को इन्होंने फिर से मंत्री का पोस्ट संभाला। तो पहले 6 महीने तो इनके हो गए, बाकी जो दूसरा 6 महीना था वो भी शुरू हो चुका है, बल्कि उससे ज्यादा टाइम ये मंत्री रह चुके हैं बिना विधायक या फिर एमएलसी बने हुए। तो कहने का मतलब ये संविधान का सीधा सीधा उल्लंघन है। और आप लोग इस पर जो भी राय देना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट, जहां पर कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के खिलाफ लोकसभा में विशेष अधिकार हनन का नोटिस दिया दोस्तों, और आरोप लगाया कि मंत्री ने अपने बयान से सदन को गुमराह किया है, जो विशेष अधिकार हनन और संसद की अवमानना का मामला बनता है। उन्होंने लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला से आग्रह किया कि वो केंद्रीय मंत्री के खिलाफ विशेष अधिकार हनन की कार्रवाई शुरू करे। लोकसभा के अध्यक्ष को दिए गए नोटिस में वेणुगोपाल ने लोकसभा के नियम और कार्य संचालन के नियम 222 के तहत विशेष अधिकार का प्रश्न उठाया दोस्तों, और उनके मुताबिक जितेंद्र सिंह ने बीते 29 जुलाई को 3 बजे के आसपास लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा के अपने जवाब में कहा था कि बार बार ये स्पष्ट किया गया कि 20 जुलाई को दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान गोली नहीं चली, केवल आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया गया। जब गोली चली ही नहीं तो आदेश देने का सवाल ही नहीं उठता। वेणुगोपाल ने दावा किया कि मंत्री का यह बयान जमीनी तथ्यों के प्रतिकूल है। केसी वेणुगोपाल के द्वारा इस पूरे मामले को लेकर अब एमओएस यानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितेंद्र सिंह के खिलाफ संसद के अंदर असत्य बोलने का आरोप लगाया दोस्तों, और इस पूरे मामले पर अब कार्रवाई की मांग की गई है। आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ दोस्तों, जहां पर प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी करने वाली रुचिका सिंह पर केस दर्ज हुआ है दोस्तों। नोएडा के एक्सप्रेसवे थाने में 0 एफआईआर दर्ज की गई है। रुचिका सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी की थी दोस्तों। हालांकि बीजेपी के लोग थोड़ा सा बर्दाश्त नहीं कर सकते, तुरंत एफआईआर दर्ज करवा दी गई। इस मामले को लेकर बीएनएस की धारा 352, बीएनएस 353(1) और बीएनएस 356(1) के तहत मामला दर्ज किया गया है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर दिल्ली दंगों के केस के मामले को लेकर बड़ी अपडेट यह है कि जेल से बाहर आएंगे क्या उमर खालिद। ऐसा इसलिए क्योंकि जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा गया है। इस पर अब सुनवाई भी होने वाली है। खालिद के वकील ने कहा कि गिरफ्तारी के बाद से उनकी तीसरी जमानत याचिका है। उसने मामले में अंतरिम जमानत का भी अनुरोध किया है। पीठ ने कहा कि वो खालिद की याचिका पर 27 अगस्त को सुनवाई करेगी। दरअसल दोस्तों दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में 2020 में हुए दंगों से जुड़े मामले में आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका पर शुक्रवार को दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति विकास महाजन की पीठ ने मामले में नोटिस जारी करते हुए दिल्ली पुलिस को 2 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए बोला है। घूम फिर कर बात यह है कि ट्रायल पूरा नहीं हुआ, यानी अभी तक सजा फिक्स नहीं किया गया कि इनके ऊपर क्या आरोप लगे हैं और तथ्य क्या है, यानी सबूत नहीं दे पा रहे, ट्रायल पूरा नहीं कर पा रहे, तो उसके बाद सजा की घोषणा भी नहीं हो पा रही। और फिर कह सकते हैं कि ट्रायल यानी एक तरीके से जो जांच पड़ताल चल रही है दोस्तों, उसी को एक हथियार बना दिया गया है सजा देने का। यानी जांच पड़ताल करने के टाइम में, ट्रायल के टाइम में आम जनता को राहत मिलना चाहिए, लेकिन उमर खालिद जेल में ही, अभी तक उन पर कुछ साबित तक नहीं हुआ है। इसीलिए बार बार उमर खालिद के जमानत की याचिका कोर्ट में दाखिल की जा रही है। कहने का मतलब बीजेपी के लोग उमर खालिद की जितनी चाहे उतनी आलोचना कर ले, लेकिन अंततः सच्चाई यह है कि बीजेपी वालों को उमर खालिद के खिलाफ एक सबूत तक नहीं मिला है कि इनको सजा दिला पाए। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि जेल में रख कर ही सजा दिलवाई जा रही है, यानी बिना किसी सबूत के सजा मिल रही है, जो साफ तौर पर एक अन्याय माना जाना चाहिए, तो अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जिसमें
बांकीपुर के विधानसभा उपचुनाव के अंदर मतदान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पटना स्थित प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता कर अपनी जीत का दावा किया। दोस्तों, प्रेस वार्ता में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक और विधायक संजीव चौरसिया और प्रदेश के प्रवक्ता संजय गुप्ता सहित अन्य नेता मौजूद रहे। अजय आलोक ने कहा कि बांकीपुर की जनता ने एक बार फिर भाजपा के पक्ष में अपना विश्वास जताया है। पार्टी को पूरा भरोसा है कि परिणाम उनके पक्ष में आएगा। मतदान के दौरान लोगों का समर्थन बीजेपी को मिला और जनता ने विकास तथा सुशासन के पक्ष में मतदान किया। पीके और आरजेडी पर मिलकर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया गया। प्रशांत किशोर और राष्ट्रीय जनता दल मिली हुई है, इस तरीके की बातें बोलकर कहीं ना कहीं इस मामले को तूल दिया गया। दोस्तों, ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बावजूद आरजेडी के नेताओं ने चुनाव प्रचार में प्रशांत किशोर का नाम तक नहीं लिया। दोस्तों, इससे साफ है कि दोनों दल एक दूसरे को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। फर्जी एग्जिट पोल फैलाने का आरोप भी लगाया गया है। तो ऐसे में बीजेपी वालों को कुछ ना कुछ अंदाजा तो लग चुका है कि बांकीपुर के अंदर उनकी स्थिति डामाडोल है। कारण ये है दोस्तों कि बांकीपुर इनके हाथ से निकल सकता है और ये अगर निकला तो इनके लिए अभी तक का सबसे तगड़ा झटका होगा। अब 3 अगस्त तक का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन नतीजे कुछ ना कुछ तो सरप्राइजिंग आने वाले हैं। इसमें कहीं कोई दो राय दिखाई नहीं देती है, क्योंकि बीजेपी के नेताओं की ओर से अब आरजेडी और प्रशांत किशोर पर मिलकर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया गया है। क्योंकि तेजस्वी यादव प्रचार करने के लिए नहीं आए और प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे थे, तो सबको पता है कि कुछ ना कुछ गेम तो हुआ है दोस्तों। और अगर ये गेम चल गया तो फिर बीजेपी वाले बांकीपुर में टाटा अलविदा बाय बाय अगर उनका हुआ तो फिर ये नितिन नवीन के लिए भी खतरे की घंटी होगी। जो नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, ये बोलकर कि मैं कभी बांकीपुर से चुनाव नहीं हारा, मैं बीजेपी का बड़ा नेता हूं बिहार के अंदर, तो वो सारे ढकोसलेबाजी निकल जाएंगी। दोस्तों, आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तैयारी और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद की भूमिका को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं पर अपनी स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार का अंतिम फैसला वही कर रही है। अब तक करीब 2 दर्जन से अधिक उम्मीदवार तय किए जा चुके हैं। मायावती ने कहा कि जैसा कि सर्वविदित है कि उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा आम चुनाव अब बहुत ही नजदीक आ रहा है दोस्तों, जिसकी तैयारी के लिए मेरे खुद के द्वारा प्रदेश के अंदर पिछली कई राज्य स्तरीय बड़ी बैठक लखनऊ के अंदर की गई और उसके बाद आगे उम्मीदवारों के नाम को बढ़ाया गया। यानी ये जो भ्रम फैलाया जा रहा था कि प्रदेश के अंदर उम्मीदवारों का नाम जो तय कर रहे हैं वो आकाश आनंद तय कर रहे हैं, मायावती जी की कोई भूमिका नहीं है। तो एक तरीके से दोस्तों, अगर ये भ्रम फैल जाए या फिर ये जो भी हकीकत वगैरह जो भी है, अगर ये बात कार्यकर्ताओं के बीच में चली गई कि जो टिकट है वो आकाश आनंद बांट रहे हैं, तो इसका उल्टा इफेक्ट जाएगा। यानी संगठन में अगर किसी एक व्यक्ति को टिकट दिया गया और पता चला कि मायावती जी ने खुद टिकट नहीं दिया है, आकाश आनंद ने टिकट दिया है, तो बगावत पार्टी के अंदर बड़े स्तर पर हो सकती है। मायावती जी इसी बात को देखते हुए सारे बादलों को साफ करते हुए कह रही है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो घने भ्रम के बादल फैलाए गए हैं कि आकाश आनंद टिकट बांट रहे हैं, ये बात एकदम गलत है। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों, चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर शहजाद पूनावाला ने छोड़ दी भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों, टीवी बहस में बीजेपी के प्रमुख चेहरों में शामिल शहजाद पूनावाला के निजी कारणों का हवाला देते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने एक्स बायो से बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता का परिचय हटा दिया। हालांकि बायो में अभी भी खुद को वो प्रधानमंत्री का आजीवन अनुयायी बताते हैं, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फॉलोअर बताते हैं। और पेशे से वकील पूनावाला ने राजनीति की शुरुआत कांग्रेस पार्टी में की थी। 2017 में कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल उठाकर ये चर्चा में आए थे दोस्तों, क्योंकि इनको तब लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है तो बीजेपी में चले जाता हूं, बीजेपी में कोई बड़ा पोस्ट मिल जाएगा। लेकिन पूनावाला तमाम अपनी विचारधारा को बदलने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के अंदर एकदम अलग थलग ही रहे। उनको कोई कुछ खास पोस्ट वगैरह दिया नहीं गया दोस्तों, और यहां तक कि अपनी विचारधारा के उन्होंने जो बदलाव किए उसे लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा उनको निशाने पर लिया जाता था और कहा जाता था कि सर, इस तरीके से आप कैसे 360 डिग्री पलट सकते हैं। यानी पहले आप कांग्रेस पार्टी की रक्षा करते थे, कांग्रेस पार्टी में रहकर आप सेकुलरिज्म की और सोशल जस्टिस की बातें करते थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो अचानक से आप अपने आप को धर्म से मुस्लिम और कल्चर से हिंदू बताने लगे। और आरएसएस की जो विचारधारा और आरएसएस का जो मुस्लिम मंच की परिभाषा है, उस परिभाषा के इर्द गिर्द अपने आप को बताने लगे। आपको लगा कि इसे राज्यसभा का टिकट मिल जाएगा और तमाम तरीके की अन्य चीजें, लेकिन बीजेपी में कुछ मिला नहीं, तो अब इनको साइडलाइन कर दिया गया। दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि शहजाद पूनावाला हो या फिर कोई और व्यक्ति हो, अब जो जनजी का आंदोलन हुआ है, यानी युवाओं ने जो करके दिखा दिया है, उसके बाद ये तो अभी पहली बात है। अभी तो और भी कई बड़े दिग्गज नेता बीजेपी से अलग होंगे कि अन्नामलई पहले निकल लिए थे और अब शहजाद पूनावाला भी अपने अलग रास्ते बीजेपी से बना चुके हैं। साथ साथ प्रदेश में बढ़ते बिजली बिल को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भाजपा सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है। दोस्तों, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता में कहा कि कांग्रेस 1 से 3 अगस्त तक पूरे प्रदेश के अंदर 3 दिवसीय चरणबद्ध आंदोलन करेगी। जिला मुख्यालय पर प्रेस वार्ता, घर घर जनसंपर्क और आवेदन अभियान के बाद 3 अगस्त को मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा। बैज ने कहा कि प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को लेकर अधिक बिल मिल रहे हैं। स्मार्ट मीटर और बिजली दरों में बढ़ोतरी से आम लोगों का घरेलू बजट बिगड़ गया है। कांग्रेस इस मुद्दे
मुद्दे को लेकर गांव-गांव, शहर-शहर के बीच जाएगी और सरकार के खिलाफ जनमत तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पिछले कई महीनों से महंगी बिजली और स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर आंदोलन कर रही है और अब इसे प्रदेश व्यापी अभियान का रूप दिया जा रहा है ताकि हर उपभोक्ता अपनी बात सरकार तक पहुंचा सके। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर राजस्थान की राजनीति में आगामी पंचायत और नगर निकाय चुनाव को लेकर बिसात बिछने लगी है। पारंपरिक रूप से बीजेपी और कांग्रेस के इर्द गिर्द घूमने वाले प्रदेश के सियासी परिदृश्य में इस बार तीसरे विकल्प को लेकर मजबूत पुरजोर होड़ मची पड़ी है और आरएलपी के साथ साथ एआईएमआईएम और कई पार्टी सोच रही है कि अपनी स्थिति को मजबूत किया जाए। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी, जो तीसरा मोर्चा हमेशा उत्तर प्रदेश के अंदर मानी जाती रही है दोस्तों, बल्कि एक टाइम में तो सरकार में भी थे, लेकिन अभी हाल फिलहाल के अंदर तीसरा मोर्चा ही माना जाता है उनको। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी ने अपना बड़ा कार्यक्रम करने का ऐलान किया है दोस्तों। बसपा ने आगामी 23 अगस्त को राजधानी जयपुर स्थित प्रतिष्ठित बिरला ऑडिटोरियम के अंदर कार्यकर्ता महासम्मेलन का आयोजन राजस्थान के अंदर किया है। कहने का मतलब उत्तर प्रदेश के बाद इनका फोकस अब राजस्थान के अंदर है दोस्तों, जहां पर हनुमान बेनीवाल की आरएलपी पार्टी के साथ में एआईएमआईएम के साथ में गठबंधन को लेकर भी चर्चा हो सकती है। कहने का मतलब तीसरा मोर्चा राजस्थान के अंदर मजबूती से तैयार करने में बसपा की बड़ी भूमिका होगी और बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन करके उस ओर इशारा कर रही है। साथ साथ संसद मार्च के दिन यूथ कांग्रेस के बाहर खड़े ट्रक को लेकर इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने सवाल उठाए हैं दोस्तों। इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि 20 जुलाई को एक ट्रक जिसमें पत्थर भरे हुए थे वो जंतर मंतर पर खड़ा देखा गया, फिर वो इंडियन यूथ कांग्रेस के दफ्तर के सामने खड़ा कर दिया गया, जो 25 जुलाई तक वहीं पर खड़ा रहा। उदय भानु चिब ने सवाल उठाया कि संसद मार्च के दिन वो ट्रक वहां पर कैसे खड़ा किया गया, यानी कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी और युवा मोर्चा को बदनाम करने के लिए ये ट्रक जानबूझकर सुनियोजित तरीके से लाया गया। दिल्ली पुलिस ने पत्थरों से भरा ट्रक विपक्ष के यूथ ऑर्गेनाइजेशन के दफ्तर के बाहर खड़ा किया था। तो वे लोग क्या चाहते थे? यूथ कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया गया कि इसमें दो बातें हो सकती है। पहला, प्रदर्शन के दौरान पत्थरबाजी हिंसा होती तो ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाता। दूसरा, आरएफ के लोग यानी रैपिड एक्शन फोर्स के लोग पत्थर छात्रों पर चलाने वाले थे। ऐसे में दिल्ली पुलिस को पूरा चेन ऑफ कमांड समझाना चाहिए, बताना चाहिए कि आखिर ये पूरा मामला हुआ कैसे है। तो आप लोग इस पर जो भी राय देना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें राजस्थान में छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर शुक्रवार को जयपुर के टोंक रोड पर एनएसयूआई के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया दोस्तों। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम करने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोक दिया और इस दौरान पुलिस और छात्रों और नेताओं के बीच में धक्का मुक्की भी देखने को मिली दोस्तों। छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर एनएसयूआई के 3 छात्र टोंक रोड स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गए दोस्तों। अब करे क्या? इंडियन यूथ कांग्रेस मांग कर रही है कि देश के अंदर जैसे चुनाव होते हैं वैसे ही छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए, लेकिन बीजेपी वाले डरे ये रहते हैं कि राजस्थान के अंदर अगर छात्र संघ का चुनाव होगा तो कांग्रेस पार्टी का दबदबा सारे कैंपस में होता है और बीजेपी की से किरकिरी हो जाती है दोस्तों। और भाजपा वाले इसी से अपने आप को बचाने के लिए मामले पर कन्नी काटते हुए दिखाई देते हैं। तो आप लोग जो भी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर नेता विपक्ष राहुल गांधी तमिलनाडु के दौरे पर कल रहेंगे दोस्तों। ऐसे में आप लोग जो भी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ तृणमूल कांग्रेस ने अपने 3 एचडीएफसी बैंक खातों को ईडी के द्वारा फ्री किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया दोस्तों। पार्टी ने कोलकाता हाईकोर्ट के 20 जुलाई 2026 के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें खातों को फ्रीज करने पर रोक लगाने से इंकार कर दिया गया था। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना वी वराले की बेंच 3 अगस्त को कर सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप ईडी का आरोप है कि टीएमसी के एक बैंक खाते से करीब 133 करोड़ रुपए एयरवेल एविएशन इंडियन प्राइवेट लिमिटेड को भेजे गए दोस्तों। एजेंसी का कहना है कि यह रकम धन के गलत इस्तेमाल और कथित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। विधायक विश्वनाथ दास की शिकायत के बाद एक्शन हुआ है। 18 जून 2026 को पश्चिम बंगाल के विधायक विश्वनाथ दास की शिकायत के बाद ये शुरू हुआ है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके 23 जून को ईडी ने पीएमएलए के तहत जांच शुरू की दोस्तों, जिसके बाद 7 जुलाई को ईडी ने कुल 6 बैंक खाते फ्रीज किए जिसमें टीएमसी के 3 एचडीएफसी बैंक खाते में शामिल थे। आप लोग इस पर जो प्रतिक्रिया है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर लोकसभा में शुक्रवार को जन्म और मृत्यु के पंजीकरण संबंधित कानून में संशोधन करने के प्रावधान वाले विधेयक को विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के बीच बिना चर्चा के पारित कर दिया गया दोस्तों। राज्यसभा में बीते 29 जुलाई को यह विधेयक पारित किया गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच में मृत्यु और जन्म का पंजीकरण विधेयक 2026 को पारित करने के लिए पेश किया दोस्तों। इस दौरान विपक्षी दलों के सदस्य दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई और राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। सदन ने
बिना चर्चा के ध्वनि मत से विधेयक को पारित कर दिया। विपक्षी सदस्यों ने विधेयक पर अपना संशोधन भी पेश नहीं किए। 20 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विधेयक को मंजूरी दी थी और इसे 29 जुलाई को सदन में पेश किया गया था। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969-2023 में जो संशोधन किया गया है उसको लेकर धारा 13(3) को लेकर ये सारी बातें हैं। इस पर आप लोग जो भी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित तौर पर अपशब्दों के इस्तेमाल के मामले में नोएडा की एक युवती के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई तो कांग्रेस जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने पुलिस कार्रवाई का विरोध करते हुए इसे युवाओं को निशाना बनाने की कोशिश बताया। दोस्तों, सौरभ दास ने कहा कि विरोध प्रदर्शन के दौरान अपशब्द के इस्तेमाल की निंदा की जा सकती है, लेकिन पुलिस के जरिए किसी व्यक्ति को परेशान करने के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली का इस्तेमाल करना उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इस देश में अपशब्दों का इस्तेमाल करना कब से अपराध हो गया है। लोग रोजमर्रा की जिंदगी में भी अक्सर ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल करते। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार और पुलिस व्यवस्था युवाओं को चुनिंदा तरीके से निशाना बनाने वाली है। साथ साथ हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बीजेपी सांसद कंगना रनौत पर निशाना साधा है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि मंडी की सांसद जिस तरीके से देश के युवाओं को कीड़े मकोड़े और गटर ठाप कह रही है, ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है और उन्होंने इस मामले को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। यानी सोचिए कि देश के युवाओं को लेकर किन अपशब्दों का इस्तेमाल कंगना रनौत कर रही है। दोस्तों, तो इनके खिलाफ तो गुस्सा लोगों का बनेगा ही बनेगा। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ नीट आंदोलन के पोस्ट पर बवाल, प्रधानमंत्री से जुड़े कथित आपत्तिजनक कंटेंट पर मेटा इंडिया के हेड समेत कई लोगों पर केस दर्ज किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े कथित मॉफ्ड और आपत्तिजनक पोस्ट साझा किए जाने के मामले में बड़ा कदम उठाया है दोस्तों। और पुलिस ने कई फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट संचालकों के साथ साथ मेटा के इंडिया हेड के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। दोस्तों, ये कार्रवाई कांग्रेस जनता पार्टी में चल रहे नीट पेपर लीक आंदोलन से जुड़े सोशल मीडिया कंटेंट को लेकर की गई शिकायत के आधार पर है। दोस्तों, आप लोग इस पर जो भी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। वीडियो को शेयर किया बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।